जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, उन पे अक्सर स्मगलर्स का अटैक होता रहता है। बांग्लादेशी मूल के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो तो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड कईयों ने फेक आधार कार्ड लिया हुआ है, राशन कार्ड फेक लिया हुआ है। वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म मतलब होती है उनके खिलाफ कि आप इनको मदद कर रहे हैं। जब से ये तख्तापलट हुआ है, उसी में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कार्गो की शिप्स आने लग गई हैं, जो पहले 50 साल से बिल्कुल बंद थे। एक काफ़ी मुश्किल मौका था जब मैं गई थी, क्योंकि बीएनपी की सरकार थी, तो मैं उनके लोगों से मिलती थी, लेकिन मैं हमेशा आवाम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। जब मैं यहाँ से गई थी तब लोग मुझे बताते थे सरकार में कि ये बांग्लादेश भी ना, ये तो 1971 भूल गए हैं। मैं वहाँ गई, मैं लोगों से मिली, तो वो कहने लगे कि भारत 1971 भूल गया है। बांग्लादेश में उनकी आवाम जो है ये इंटरिम रिजीम के खिलाफ हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आगे भालो छिलो, तो बेटर बिफोर, पहले ठीक था। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारी रोज़मर्रा की कई छोटी बड़ी फ़िक्र यूं ही खत्म हो जाती है। वही फॉर्मूला देशों पर भी लागू होता है कि अगर हमारे पड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उथल पुथल मची है, तो इसे हम ये कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते कि हमें इससे क्या है। ये तो वही बात हो गई कि आपके पड़ोस में आग लगी हो और अपना दरवाज़ा आप बंद कर दें तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। बांग्लादेश के साथ हमारा 4096 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जो जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। दोनों के देशों के बीच दोस्ताना संबंध भी रहे हैं। वहीं वहाँ तख्तापलट के बाद परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, उसे अपनी सुरक्षा और हितों से जुड़ी चिंताओं के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकड़ी मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मैडम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 2 लाइन का देना चाहता हूँ कि वीना सीकड़ी मैम ने साल 1971 से लेकर 2008 तक अपने जीवन के 37 साल बतौर आईएफएस ऑफिसर यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में डेवलपमेंट के पद पर काम किया है। साल 2000 से 2003 तक मलेशिया में भारत की उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत रही। बांग्लादेश में वीना सीकरी मैम पहली महिला उच्चायुक्त बनी थी और 3 साल 2003 से 2006 तक हाई कमिश्नर के पद पर रहकर भी काम किया है। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मैम, बांग्लादेश में जो ताज़ा अभी हालात देखने को मिल रहे हैं, कई सारी भारत विरोधी गतिविधियां भी वहां देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान भी आ रहे हैं, हिंदुओं पर हमले भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि 1971 में भारत एक सहयोगी की भूमिका मात्र में था। तो इसके बारे में मैम थोड़ा सा बांग्लादेश के हालात के बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, जो तख्तापलट हुआ है, जो जी। अगस्त 5 को शेख हसीना जी वहाँ से आ गई थी, इसके पीछे काफ़ी साजिश है। ये जो कहा जाता है कि ये स्टूडेंट की अपराइजिंग है और ये विद्यार्थियों ने किया है, ये तो पूरी गलत बात है, क्योंकि ये ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं थे जिन्होंने किया था। ये तो जमात इस्लामी, जो वहाँ की कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी जो स्टूडेंट विंग शिविर है, उनके द्वारा किया गया ये है। और ये अब एक्सेप्ट भी हो गया है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट ने 2 दिन पहले 31 दिसंबर को एक रैली की थी ढाका में, उसमें उनके लीडर साजिद आलम ने कहा था कि छात्र शिविर, इस्लामी छात्र शिविर, जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है, उनका रोल हमारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये कहना कि ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग थी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये एक साजिश थी, और इसके पीछे जो है वो बहुत ही आ रहे हैं सामने कौन कौन इसके पीछे थे। और ये देखा है कि उनके जाने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, ये जो कट्टरपंथियों का आया है, वो हैं, वो ताकत वही हैं। मोहम्मद यूनुस बेशक चीफ एडवाइज़र हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कुछ मतलब कर नहीं पाते शायद। वो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगस्त 5 के तुरंत बाद माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इतने एक्शन हुए थे, इतने सारे लोग मारे गए थे, लिंचिंग्स, रेपिंग्स, और वो उनके घर जलाए गए थे, उनके प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया गया था। ये सब जब हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फेलिसिटेशन का मैसेज भेजा मोहम्मद यूनुस को, उसमें जिक्र ये भी था कि आप माइनॉरिटीज़, हिंदू और अदर माइनॉरिटीज़ के बारे में ज़रूर ख्याल रखिए। तो उस वक़्त प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने टेलीफोन भी किया था, 1 हफ्ते के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया था कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इसको प्रायोरिटी बना के इनका ख्याल करूँगा। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और ये जो उनके अटैक्स होते गए और लगातार आज तक भी हो रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो ये ताकतें आने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आ गए हैं, क्योंकि ये जो इनकी इंटरिम रिजीम है, ये सरकार भी नहीं है, क्योंकि कोई इसको लेजिटिमेसी नहीं दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड है। उन्होंने अपना ओथ बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया है, लेकिन बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ये इंटरिम सरकार कोई बने। तो ये
इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरिम रिजीम समझी जा सकती है। और ये वैसे कितनी देर रहेगी, क्या इनका होगा, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन ज़रूर इन्होंने माइनॉरिटीज़ पे, हिंदुओं पे, बुद्धिस्ट पे, क्रिश्चियंस पे बहुत अत्याचार लगाए रखे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आज की तारीख में उनके एक एडवाइज़र जो हैं, मेरे ख्याल होम एडवाइज़र हैं जहांगीर आलम चौधरी, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, हमें माइनॉरिटी को कुछ जॉब्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको पुलिस में नहीं लेंगे, हम उनको गवर्नमेंट में नहीं लेंगे, सरकार में उनको जॉब्स नहीं देंगे। तो ये एक्चुअली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी ह्यूमैनिटेरियन, और ये जो उनके लोग हैं, उनके सिटीजन्स हैं, उनके नागरिक हैं, उनके खिलाफ ये सब कह रहे हैं। इससे तो बहुत पता चलता है कि ये जो रेजीम आया है, पहले दिन से ही 8 अगस्त को उनकी स्वेरिंग इन हुई थी, और उसी दिन से वो इसी में लगे हुए हैं कि शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग की जो भी उनकी जो लेगेसी है, फादर ऑफ द नेशन वो कहे जाते हैं, बंगबंधु उनका कहा जाता है उनके लिए। तो जो भी उनकी लेगेसी है, जो भी उनकी वैल्यूज़ थी, वो बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उनकी वैल्यूज़ इंश्राइंड हैं, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस, वो उनका ही तख्ता पलट करना चाहती है। वो इन वैल्यूज़ को हटाना चाहती है जो अभी रिजीम है वहाँ पे। और ये चाहती है कि 1971 की लिबरेशन वॉर की जो भी एडवांटेजेस थे, जो स्टेबल गवर्नमेंट बनी है, इतने शेख हसीना के 15 साल में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, 6-7%, 8% कभी उनका एनुअल ग्रोथ रेट होता था, ये सब अब वो उसका बिल्कुल खात्मा करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा आए, और जो पाकिस्तान और जमात इस्लामी जो 1971 में वही थे जिन्होंने जेनोसाइड अनलीश किया लोगों पर, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को मारा, जो 3 मिलियन पीपल जो कहते हैं वहाँ पे उनकी डेथ हुई, उनका बलात्कार हुआ लेडीज़ का, ये सब जो है, ये सब वो ही फोर्सेस, वही ग्रुपिंग, रज़ाकार, जमात इस्लामी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, उन्हीं को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। जी, आपने अभी बंगबंधु का ज़िक्र किया। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कि बंगबंधु जो है वो आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसा जो हमने मतलब उनको नहीं दिया हुआ, ये लोग ऐसे ही कहते हैं। तो और बांग्लादेश के हिस्ट्री को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, वो उनका कहना है ये। हाँ, ये उनका कहना है, लेकिन बांग्लादेश की अवाम इसे स्वीकार कर रही है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। बल्कि बांग्लादेश की अवाम इसे रिजेक्ट करी जा रही है बार बार। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब तो खैर अभी वो कह ही जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि फादर ऑफ द नेशन, उनका नाम हटाया जाए, ये वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, और जो 1971 के अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उन पे गौर फरमाया जाए। और एक हैं जो 1971 में जमात इस्लामी के अमीर जो थे, गुलाम आज़म, उनके बेटे, वो अब ब्रिगेडियर या ब्रिगेडियर जनरल बन के रिटायर अभी हुए हैं बांग्लादेश आर्मी से, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये सब बदली। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो हमने देखा है कि बांग्लादेश की आवाम की तरफ से रिजेक्शन है इस पे। और कहते हैं और विजुअल भी दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी चेंज किया जाए, ये तो गुरुदेव जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बनाया हुआ है। तो लोग इकट्ठे होके बांग्लादेश में भी और विदेशों में भी बांग्लादेश में लोग रहते हैं, वो इकट्ठे होके इसे गाते हैं स्पॉन्टेनियसली, जैसे 10-12 लोग एक कोने पे इकट्ठे हो गए और वो इस पे गा रहे हैं। तो बिल्कुल ये रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर उनके लोगों ने, कई दूसरे लोग उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं इसको बदलेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही अनसेटल सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई मतलब वहाँ पे हम देख नहीं पाते कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे संभल रहा है कि नहीं संभल, लगता है कि नहीं संभल रहा है। पुलिस तो है ही नहीं, क्योंकि इतने उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को मारा है, जान से मारा है। और उन्होंने पुलिस थाने को लूट किया, मतलब जला दिया है। उनके जो आर्म्स एंड वेपन थे उनको मतलब बिल्कुल लेके भाग गए हैं। लोग कहते हैं करीब 12,000 वेपन ऐसे मतलब उन्होंने वो लेके भाग गए हैं। तो इसलिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल संभल में नहीं आ रही है, और लोग बहुत नाखुश हैं। और इकोनॉमिक जो उनके फैक्ट्रीज थे कई काफ़ी तो बंद हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, और इन्फ्लेशन बहुत है, पैसा नहीं है, डॉलर टाका रेट बहुत मतलब गिरता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें को देख के लोगों के हम देखते हैं बहुत अनसेटल्ड हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल खुश नहीं है कि ऐसे हो रहा है। जी।
हिंदुओं पर भी लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन हमलों को लेकर बयान भी दिया गया है। तो क्या ट्रंप के पद ग्रहण करने के बाद स्थितियों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है। अब देखिए, हम तो फिर जनवरी 20 तक वेट जी। करके देखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश में केओस है और बांग्लादेश में हिंदुओं और क्रिश्चियन के खिलाफ बिल्कुल बार्बेरिक एक्ट्स हो रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि वो देख रहे हैं क्या हो रहा है और उनको पसंद नहीं है, और वो हमेशा रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं। जब वो पहली बार प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, तब भी उन्होंने बहुत रैडिकल इस्लाम के खिलाफ काफ़ी बयान दिए, काफ़ी एक्शन लिया। और इसलिए यही पता चलता है कि अब ये जो रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ ज़रूर होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। जी। विश्व के बाकी हिस्सों में भी हमें मतलब केओस देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश के माध्यम बनाकर दक्षिण एशिया में वहाँ वही स्थिति पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? नहीं, दोबारा कहिए। जी। मतलब जैसे इज़राइल हमास के बीच मिडिल ईस्ट में जिस तरह की जंग छिड़ी है, रूस और यूक्रेन के बीच भी, तो बांग्लादेश को एक मीडियम बनाकर क्या दक्षिण एशिया में भी वैसे ही केओस का माहौल पैदा करने की कोशिश तो नहीं, नहीं की जा ये रही? इंस्टेबिलिटी ज़रूर बहुत भारी तरीके से आई है बांग्लादेश में, और भारत के लिए ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है, बहुत ही बिकॉज़ ये हमारे, जैसे आपने कहा, हमारी 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है जी। और ये बॉर्डर बहुत ही पोरस है। हालाँकि हमने फेंसिंग की है और काफ़ी स्थिति संभल गई है, लेकिन फिर भी हम आज के बयान से असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं आने की, जी। और वो कह रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ नहीं है, वो तो मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं क्योंकि इनके जॉब्स नहीं हैं। और वाक़ई हमने देखा है कि अगस्त 5 से ही उनके खुद के अखबारों ने, प्रथम आलो एक बहुत लीडिंग अखबार है बांग्लादेश का, बंगाली अखबार, उन्होंने ये लिखा है कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन की है 5 अगस्त और 20 अगस्त, सिर्फ 15 दिन, और उन्होंने कहा कि इन दिनों में हमने देखा है कि कम से कम 1608 अटैक्स हुए हैं। और हम वहाँ पे बांग्लादेश में एक हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ओक्यू जोत भी है, यूनिटी काउंसिल है इनकी, और उन्होंने भी अपनी स्टडी की। उन्होंने 2000 अटैक्स कराए 15 दिन में, और उसके बाद ये अटैक्स लगातार चलते गए हैं। तो ये बिल्कुल एक, मेरा ख्याल, एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि ये जो किया जा रहा है हमला, बिना किसी वजह से किया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि माइनॉरिटी को कह रहे हैं आप चले जाइए, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और माइनॉरिटीज़ ने इस बार पहली बार हमने देखा है कि वो बड़े सुदृढ़ हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें अपने हक चाहिए। और उन्होंने एक 8 पॉइंट डिमांड बनाया है बांग्लादेश के इंटरिम रिजीम के लिए, कि ये 8 पॉइंट हमारा डिमांड है कि एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री बने, और ये जो वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, और जिन्होंने हमला किया है माइनॉरिटीज़ पे उनको मतलब सज़ा दी जाए। उनको कोई भी सज़ा नहीं, भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि वहाँ पे जो रोमन कैथोलिक हेड ऑफ द चर्च हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई भी उन पे एक्शन नहीं ले रहा है, और ये जो अटैक्स करी जा रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जा रही है, कोई उनको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए ये हो रहे हैं ऐसे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे ये जो अत्याचार और इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर, इससे इन सब चीज़ों की जो हम देखते हैं सिचुएशन, तो ये पता लगता है कि वहाँ पे तो बिल्कुल इंस्टेबिलिटी हुई है। लेकिन ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसी इंस्टेबिलिटी हो, और ज़रूर जब प्रेसिडेंट ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो ये देखना पड़ेगा उनसे क्या हो सकता है और क्या मतलब डिस्कशंस होंगे इस पे। बांग्लादेश में सिचुएशन को बिल्कुल स्टेबलाइज करना चाहिए। जी, जी। 1974 में जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइन बनी थी, तो उस समय ढाका का माहौल बिल्कुल ही अलग सा था। तो अब जैसी स्थिति बन रही है, तो क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइन की समीक्षा की कोई ज़रूरत पड़ गई है? नहीं, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट गाइडलाइन जो है, ये तो जी। हमेशा से हमारे बीजी, हमारे जो बीएसएफ हैं, बॉर्डर जी। सिक्योरिटी फोर्स है, और बांग्लादेश की बीजीबी है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इनमें मीटिंग साल में 2 बार होते रहते हैं। और वो मीटिंग्स में पहले ही मीटिंग्स करके ये एक कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनी थी, और उसमें मतलब कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, जॉइंट पेट्रोलिंग भी हो रही थी। और अगर कोई अटैक किसी से हो, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं उन पे अक्सर स्मगलर्स का अटैक होता रहता है, कैटल स्मगलिंग होती है, इलीगल इमिग्रेशन होती है, तो इन चीज़ों को लेके जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर अटैक होते रहते हैं, उसको कैसे डील किया जाए,
और हमारे लोगों को मतलब लाइव वेपन्स यूज़ करने चाहिए या डमी बुलेट्स यूज़ करने चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हमारी तरफ से हम तो तैयार हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए। बांग्लादेश की तरफ से देखते हैं वो क्या मतलब कहते हैं। मेरा ख्याल तो बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अक्सर बांग्लादेश कहते हैं जो अब बॉर्डर पे हमारे बांग्लादेशी मूल के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो तो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए मतलब वो क्लैश होता है बीएसएफ के साथ। और अगर रात को आए और कोई दंगाबाजी हो, तो अगर कोई एक्शन हो, तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि हमारी बीएसएफ बहुत ही सीरियस और बहुत ही सीनियर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये बहुत अपनी ड्यूटीज़ बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ज़रूर बॉर्डर मैनेजमेंट पे हमारा ज़ोर तो रहेगा ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहे और हमारा बॉर्डर काम रहे, पीसफुल रहे। हम तो बिल्कुल चाहते हैं। जी। साल 2023 में 16 लाख बांग्लादेशी वीज़ा लेकर भारत आए थे और इनमें से कितने वापस भी गए। अभी जिस तरह की स्थिति है और लगातार हम देख रहे हैं कि भारत सरकार और पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा भी जा रहा है और डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अब क्या भारत सरकार की तरफ से भी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन ड्राइव जो है, एक तरह से वो पूरी तरह से चलाने की तैयारी कर चुकी है भारत नहीं, ये सरकार? तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी। ये तो सरकार की बात भी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि ऐसा एक्शन हो रहा है, और मेरा ख्याल आगे के दिनों में ज़रूर इसको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि तादाद तो बहुत है। और हमारे पार्लियामेंट में भी इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि कितनी तादाद है इलीगल इमिग्रेंट्स की। और इनको एक बार आइडेंटिफाई, उनके जो है फोर्सेज हैं, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार कार्ड, कईयों ने फेक आधार कार्ड लिया हुआ है, राशन कार्ड फेक लिया हुआ है। वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म मतलब होती है उनके खिलाफ कि आप इनको मदद कर रहे हैं आने में। तो ये सब चीज़ें अब बंद होनी चाहिए और ज़रूर इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जी। आईएसआई ने बांग्लादेश में अपनी सक्रियता लगातार बनाकर रखी हुई है। तो ऐसे में अब शेख हसीना के वहाँ से जाने के बाद क्या आईएसआई को खुली छूट मिल गई है कि वो? देखिए, आईएसआई ने ज़रूर हमेशा 1971 में ज़रूर वो ईस्ट पाकिस्तान खो गए थे और बांग्लादेश बन गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा अपनी कोशिश की कि बांग्लादेश को अपने तरफ में रखें। और उन दिनों में भी शेख मुजीब ने अपने मेमोआज में लिखा है कि जब मैं भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिला था 1972 में, जब वो उनके लंदन जाने से पहले, उसके बाद वो भारत आए थे और बांग्लादेश वापस गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, पहले की बातें भूल जाओ, हम फेडरेशन बनाएंगे। तो अब दोबारा पाकिस्तान यही बातें शुरू कर रहे हैं। और मैंने एक देखा है, उनके भी पॉडकास्ट हैं कि हाँ, 2 कंट्रीज 1 नेशन ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं। और इन्हीं 100-150 दिन में, जब से ये तख्तापलट हुआ है, उसी में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कार्गो की शिप्स आने लग गई हैं, जो पहले 50 साल से बिल्कुल बंद थे। उनको वीज़ा की छूट मिल गई है। पहले उनको बड़ी दिक्कत थी, उनको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती थी, और अब उनको छूट मिल गई है। और फिर अब वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी वो कराएंगे, ये भी वो कह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की इजाज़त मिल गई है उनको। तो पूरे जो सारे पाबंदियां थी इतने दशकों से, वो सब खुलासा करने की। और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि ये जो 2 शिप्स या 3 शिप्स आ गए हैं, पाकिस्तानी कार्गो शिप्स चिटगांग में आ गए हैं, कईयों में एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के लोग भी उसमें आए हैं और वो उनको ऐसे ही चुपचाप अंदर आने दिया है। तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चिंताजनक चीज़ें हैं, और हमारी सरकार ज़रूर इसको देख रही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसा चाहते नहीं हैं कि ऐसे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ है, जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने कंट्रोल करके रखा है, वो अब ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर शुरू करेंगे तो वाकई ये बहुत ही सीरियस मैटर है। जी। मैम, मैं इस इंटरव्यू का समापन एक आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से करना चाहूँगा। आपने मलेशिया और बांग्लादेश में मतलब एज ए फॉरेन डिप्लोमेट काम किया, तो ऐसी कोई आपके मतलब इस कार्यकाल के दौरान से जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे दर्शकों को साझा करनी चाहेंगे कि? नहीं, देखिए, बांग्लादेश के लोगों को भारत से काफ़ी प्रेम है। जी। हालांकि पिछले 1 साल जब से ये साजिश की तैयारी हुई है, ये एंटी इंडियन फीलिंग बहुत
जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, और जो बांग्लादेश के मन में वो एंटी इंडियनिज्म की, जो भी शेख हसीना ने गलत किया भारत की वजह से किया, तो ये जो है वो करना चाहते हैं कि शेख हसीना के लिए वो घृणा पैदा करना चाहते हैं, और ये साथ साथ भारत के लिए भी। तो ये अब की बात है, लेकिन मैंने जब देखा, जब मैं वहाँ गई थी, और एक काफ़ी मुश्किल मौका था जब मैं गई थी, क्योंकि बीएनपी की सरकार थी, बीएनपी और जमाते इस्लामी जो अब ये सब कर रहा है, ये तब उनकी सरकार थी। तो मैं उनके लोगों से मिलती थी, लेकिन मैं हमेशा आवाम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। और जब मैं यहाँ से गई थी तब लोग मुझे बताते थे सरकार में कि ये बांग्लादेश भी ना, ये तो 1971 भूल गए हैं कि भारत ने इतना वो मिलजुल के सब हमने किया, तो भूल गए हैं। मैं वहाँ गई, मैं लोगों से मिली, तो वो कहने लगे कि भारत 1971 भूल गया है। तो ये जो दूरी थी आवाम के बीच, उसकी वजह से ये जो मतलब फीलिंग्स हो रही थी, ये ऐसे हो रहा था। तो मैंने फिर बहुत कोशिश की कि आवाम की जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान, बांग्लादेश के अवाम और भारत के अवाम, उसको जोड़ने की कोशिश की, और मैंने तब से ये कोशिश शुरू की, जो एक डेढ़ साल में मैंने उसमें सफलता पाई, कि हमारे कैलकाटा में फोर्ट विलियम्स में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और बहुत ज़ोरों शोरों से एक प्रोग्राम होता है, और वहाँ पे मेमोरियल है, बहुत सुंदर तरीके से होता है। लेकिन मैं जब वहाँ गई और जब 40 लोगों से मिली, तो मुझे पता चला कि बांग्लादेशी को आता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इकट्ठे तो हम 1971 की लड़ाई तो हमने इकट्ठे, जॉइंट कमांड था, बांग्लादेश और भारत का जॉइंट कमांड था। तो जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विक्ट्री, विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें बांग्लादेश के भी जो मुक्तियोद्धा हैं, जो लोगों ने उनमें जो लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनको भी आना चाहिए। तो मैंने ये एक प्रैक्टिस शुरू की कि वो लोग आए। तो 204 से मेरे ख्याल में शुरू हो गया है ये। और पहले मैंने वहाँ के लोगों को चुना, जो भी मुक्तियोद्धा थे, कोई डॉक्टर थे अब रिटायर हो गए हैं, कोई आर्मी में थे वो रिटायर हो गए हैं, कोई टीचर थे यूनिवर्सिटी में लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद, तो उनको बुलाया। और जब वो यहाँ पे फोर्ट विलियम्स में विजय दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वापस आए, तो वाकई उन्होंने मुझसे आके कहा कि अब हम मान गए हैं कि भारत नहीं भूला है 1971 को। तो इसलिए मैं सोचती हूँ हमेशा कि अवाम की उन्नति होनी चाहिए, और अवाम जो हैं, भारत के अवाम और बांग्लादेश की अवाम, इन्हें आपस में फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अगर ये जो रिजीम है ये ऐसे गलतमल करेगा, तो हमने तो वीज़ा बंद किए हुए हैं, क्योंकि कैसे हो सकता है वो आके वीज़ा लेते हैं और फिर एंटी इंडियन स्लोगन करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी फीलिंग्स हैं बांग्लादेश अवाम तक हम पहुँचाएँ। और मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन बांग्लादेश में उनके अवाम जो है ये इंटरिम रिजीम के खिलाफ हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आगे भालो छिलो, तो बेटर बिफोर, पहले ठीक था, ये कह रहे हैं और मान रहे हैं कि ऐसा है, और वो ग्रेजुअली सिचुएशन बहुत बदली जा रही है वहाँ पे। जी, तो मैम आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।